देखिए भैया, कल मैं कह रहा था आपको मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो मैंने कहा था यदि कोई चार्ज पार्टिकल क्यू वी वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बनाता हुआ चल रहा है, तो इसके ऊपर लगने वाला फोर्स क्या होगा? बी क्यू वी साइन थीटा। डायरेक्शन इस फोर्स की डायरेक्शन कैन बी गिवन बाय राइट हैंड पाम रूल, और लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने कहा था पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मूविंग चार्ज पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल कैसा है? मूविंग। पाथ ऑफ मूविंग चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। जो चार्ज पार्टिकल है उसका पाथ किस नेचर का होगा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर? तो याद होगा आपको, मैंने इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड बताई थी। मैंने एक फोर्स भी बताया था जिसको मैंने बोला था सेंट्रीपिटल फोर्स। मैंने कहा था ये फोर्स केवल क्या करता है? चार्ज पार्टिकल को एक सेंटर से बांध के रखता है। वेलोसिटी इसकी खुद की होती है, बाकी ये बना होता है एक सेंटर से। ठीक है, तो अब देखिए भैया, ये चार्ज पार्टिकल इस तरीके से, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इस तरीके से चल रहा था, याद होगा आपको। ठीक, अब इसके ऊपर फोर्स कहाँ लग रहा है? तो आपको याद है राइट हैंड पाम रूल का इस्तेमाल करो, तो भैया उंगलियां कहाँ ना, सीधे हाथ की उंगलियां जो होनी चाहिए आपके बोर्ड के अंदर की तरफ, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अंदर है। और जो अंगूठा है आपका, थंब जो है, वो पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में होनी चाहिए। नेगेटिव चार्ज होता तो हमेशा उसकी मोशन के उल्टी डायरेक्शन में अंगूठा रखते हैं। तो उंगली आपकी अंदर की तरफ है और जो अंगूठा है वो राइट साइड में जा रहा है, और जो पाम है आपका वो कहाँ जा रहा है? ऊपर। फोर्स क्या लगेगा? ऊपर की तरफ। ठीक है, तो ये पाथ कैसा हो जाएगा? ऐसा। ठीक है, जब ये चार्ज पार्टिकल यहाँ पे आएगा तो इसके पास वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी, लेकिन फोर्स क्या होगा? अब इधर आएगा। फिर इस चार्ज पार्टिकल का पाथ ऐसे हो जाएगा, जब इस डायरेक्शन में आएगा, यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो वेलोसिटी, अच्छा यहाँ पर आया तो यहाँ पर क्या हुआ? वेलोसिटी ये होगी, और फोर्स क्या हुआ? सेंटर की तरफ लग रहा था। ठीक है, और उसके बाद जब यहाँ पर आया तो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी, फोर्स क्या हुआ? इधर लगने लगा, है ना। और ये तो मैंने कहा था कि यहाँ पर हेयर फोर्स, एक्ट मैग्नेटिक फोर्स एक्ट टूवर्ड्स सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ, so it provide essential centripetal force for circular motion, सर्कुलर मोशन के लिए क्या करता है भैया? एसेंशियल सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि जो मैग्नेटिक फोर्स है वो किसके बराबर आएगा? सेंट्रीपिटल फोर्स के। मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू क्या है यहाँ पर? तो बी क्यू वी साइन थीटा, और यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू होगी एम वी स्क्वायर अपॉन में आर। अगर मैं बात करूं तो हेयर आपका थीटा क्या होगा? 90 डिग्री होगा, क्योंकि आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनवर्ड है, और जो आपकी वेलोसिटी है वो क्या है? या तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है या वाई एक्सिस के अलॉन्ग है। और अगर इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड की बात करूं तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी? जेड के अलॉन्ग। और वेलोसिटी की डायरेक्शन की बात करूं तो एक्स या वाई के अलॉन्ग। ये दोनों ही केस में आपका मैग्नेटिक फील्ड की वेलोसिटी क्या होती है? परपेंडिकुलर आती है, इसलिए थीटा हम क्या लेंगे? 90 डिग्री लेंगे। एम क्या है? मास ऑफ चार्ज पार्टिकल जो कि मूव कर रहा है, और पार्टिकल v क्या है? वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल, और r क्या? रेडियस ऑफ सर्कुलर, जिस पाथ में घूम रहा है उसकी रेडियस है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे सारी वैल्यूज को रखते हैं, तो v क्यू वी, और यहाँ पर आपको याद होगा ये साइन 90 हो जाएगा, एम वी स्क्वायर अपॉन में आर,
और मैं इस 90 की वैल्यू रखूं तो 1 हो जाती है, और इस v से इस v को, खैर ये सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये रहा, इस केस का वी क्यू वी बराबर में एम वी स्क्वायर अपॉन में आर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस रिलेशन का इस्तेमाल हम अलग अलग कैलकुलेशन करने में करेंगे इस चार्ज पार्टिकल की। तो सबसे पहले कैलकुलेट कर रहे हैं कैलकुलेशन फॉर वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी को कैलकुलेट कर रहे हैं, यानी इस v को कैलकुलेट करेंगे। तो आपको पता है v नो, ऊपर हमने देख लिया v क्यू वी इक्वल्स में क्या था, एम बी स्क्वायर अपॉन में आर, v से v क्या हुआ, कैंसिल हो गया, आपका बी क्यू इक्वल्स में क्या होगा, एम बी अपॉन में आर हो जाएगा। तो यहाँ पे आर की वैल्यू क्या होगी आपकी, एम बी अपॉन में बी क्यू। ठीक है, आपको बता दूं अगर ये सारी टर्म को, इस पूरी टर्म को कांस्टेंट कर दिया जाए तो आपकी जो रेडियस है वो वेलोसिटी के डायरेक्टली होगी। मतलब कि अगर ये टर्म कांस्टेंट हो जाए, ये पूरी की पूरी टर्म कांस्टेंट है किसी भी चार्ज पार्टिकल के लिए, ठीक है, तो जितना बड़ा पाथ होगा उतनी ही बड़ी क्या होगी उसकी वेलोसिटी होगी, उतनी ही ज्यादा क्या होगी। तो किस पाथ पर ज्यादा वेलोसिटी होगी, इस पाथ पर ज्यादा वेलोसिटी होगी v1 या इस पाथ पर ज्यादा वेलोसिटी होगी v2। अगर सब कुछ सेम है, यहां पर भी m अपॉन b की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट कर दिए दोनों केस में। तो ये v1 है और ये क्या है v2 है, तो कौन ज्यादा होगा, तो हियर v2 इज ग्रेटर देन v1, बताया था मैंने आपको। ठीक है, फिर आते भैया कैलकुलेशन ऑफ रेडियस, कैलकुलेशन ऑफ रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, कैलकुलेशन ऑफ रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ की रेडियस निकालेंगे हम। ठीक है, तो कैसे निकलेगी भैया, देखिए बहुत आसान तरीका, वही लगाइए, बी क्यू वी इक्वल्स टू में एम वी स्क्वायर अपॉन में आर, एक बी से एक बी कैंसिल हो गया, तो आर की वैल्यू क्या होगी, वहां पे पीछे क्या निकलती, वेलोसिटी निकलती, क्या निकलती, रेडियस निकलती। तो वेलोसिटी निकालेंगे ना यहाँ पे, वेलोसिटी निकालेंगे तो एक काम करेंगे, v क्या हो जाएगा, बी क्यू आर अपॉन में एम, ये आ रहा है। यहां पर भी आप देखोगे तो वेलोसिटी क्या है, अगर आप b अपॉन में q को कांस्टेंट कर दो इफ, तो वही चीज तो आ रही है यहां पर भी, बी क्यू अपॉन में एम की वैल्यू को कांस्टेंट कर दीजिए, तो यहां पर वेलोसिटी क्या आ रही है, रेडियस के डायरेक्टली आ रही है, यानी जितनी बड़ी रेडियस होगी उतना ही ज्यादा क्या होगी, चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी होगी। ठीक है, जितने बड़े पाथ में घूमेगा उतनी तेजी से घूमेगा। कंडीशन क्या होनी चाहिए कि ये सारी टर्म्स क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। अरे ये काम क्यों नहीं कर रहा है, इसी पता नहीं क्यों गया वहां। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद फिर है कैलकुलेशन फॉर टाइम पीरियड, कैलकुलेशन फॉर टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का मतलब होता है कि वो टाइम जो एक कंप्लीट साइकिल में लगे। ठीक है, टाइम फॉर कंप्लीट साइकिल, टाइम फॉर कंप्लीट साइकिल, कंप्लीट साइकिल। अगर मैं टाइम पीरियड की बात करूं, टाइम, तो ये एक कंप्लीट साइकिल का होता है टाइम। तो कंप्लीट साइकिल का टाइम कैसे आएगा, तो डिस्टेंस ऑफ कंप्लीट साइकिल, डिस्टेंस ऑफ कंप्लीट साइकिल, साइकिल डिवाइड बाय स्पीड ऑफ, स्पीड ऑफ कंप्लीट साइकिल, कंप्लीट। अगर मैं सर्कुलर की पाथ की बात करूं तो उसके कंप्लीट साइकिल का डिस्टेंस क्या होता है, 2 पाई आर, क्या होता है, और स्पीड कितनी है उसकी वी। अच्छा, हमने वी भी निकाल लिया और आर भी निकाल लिया, तो किसी एक की वैल्यू आपको रखनी है यहाँ पर। तो मैंने वी निकाल रखा था, वी की वैल्यू रख देते हैं, तो ये क्या होगा, 2 पाई आर अपॉन में बी क्यू, क्या होगा, वी की वैल्यू क्या रखी है, बी क्यू आर अपॉन में एम। तो आपका देखिए आर से आर क्या हुआ, कैंसिल हो गया, तो आप देखोगे 2 पाई एम अपॉन में बी क्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, जो टाइम पीरियड आता है एक कंप्लीट साइकिल का, वो आता है 2 पाई एम अपॉन में बी क्यू। अब इसमें क्या दिख रहा है, तो अगर मैं यहां पे बता दूं आपको, ये क्या कह रहा है, बहुत कह रहा है, यदि हम, मैंने अभी पीछे क्या कहता, इफ बी क्यू अपॉन में एम क्या कर दे,
कांस्टेंट कर दे तो भैया 2 पाई m अपॉन में bq है, bq अपॉन में m एक ही बात है, क्योंकि रेशियो m अपॉन में bq को अगर मैं कांस्टेंट कर दूं, अब ये कांस्टेंट कैसे हो सकता है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट कर दो और चार्ज पार्टिकल कांस्टेंट कर दो तो ये रेशियो क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो अपने को पता है 2 पाई तो ऑलरेडी कांस्टेंट है यहां पर, तो टाइम भी क्या होगा, देन आपका टाइम क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब समझे, मतलब ये हुआ कि आपका अगर m अपॉन में bq कांस्टेंट कर दिया जाए, यानी चार्ज पार्टिकल और मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट कर दिया जाए, तो टाइम हमेशा क्या रहेगा, हर साइकिल के लिए, साइकिल का साइज कुछ भी हो, पीछे भी मैंने बताया था, टाइम हमेशा क्या लगेगा, सेम ही लगेगा। मतलब कहने का मतलब है कि इस वाली साइकिल में, इस वाली साइकिल में और इस वाली साइकिल में, तीनों में अगर हम m अपॉन में bq की वैल्यू को क्या कर दें, कांस्टेंट कर दें, तीनों केस में, तो भैया यहां पर जो टाइम है, यहां का जो टाइम है और यहां का जो टाइम है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब टाइम सेम है तो ऐसा कैसे सेम हो सकता है, यहां पर वेलोसिटी क्या है, v1 है, यहां पर वेलोसिटी क्या है, v2 है, यहां का वेलोसिटी क्या है, v3 है। तो बताओ सबसे ज्यादा वेलोसिटी कहां की होगी, क्यों, क्योंकि भैया साइज, जल्दी बैठे जल्दी बैठे, टाइम नहीं, ठीक है, क्योंकि जिस केस में अगर आप ये कांस्टेंट कब होती है, जब आपकी मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हो जाए और आपका चार्ज पार्टिकल कांस्टेंट हो जाए, चार्ज पार्टिकल को चेंज ना करो, ठीक है, तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, ये पूरी की पूरी टर्म क्या होगी, कांस्टेंट हो जाएगी। अब ये पूरी की पूरी टर्म कांस्टेंट हुई तो भैया ध्यान रखिए हर जगह पर टाइम क्या होगा, टाइम देखिए टाइम है क्या, टाइम है 2 पाई m अपॉन में bq, m अपॉन में bq कांस्टेंट कर दिया तो आपको पता है 2 पाई तो कांस्टेंट ही है ना अपना पहले से, तो m अपॉन में bq कांस्टेंट कर दिया तो ये पूरी की पूरी टर्म क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो इसका मतलब इस वाली साइकिल में m अपॉन में bq करके बोलना, वरना अगर ये वेरी कर दोगे तो गलत हो जाएगा मामला। ये भी क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट। अगर तीनों केस में, इस केस में, इस केस में और इस केस में यही रेशियो है, समझ गए, तो हर केस का टाइम पीरियड क्या होगा, सेम होगा। ऐसा जब भी सेम हो सकता है जब सबसे ज्यादा वेलोसिटी कहां की होगी, v3 की, फिर सो v3 इज ग्रेटर देन v2 इज ग्रेटर देन v1। अभी मैंने पीछे भी आपको बताया था कि अगर मैं m अपॉन में bq को कांस्टेंट कर दूं, क्या कर दूं, कांस्टेंट कर दूं, तो जो वेलोसिटी होती है वो रेडियस की क्या होती है, डायरेक्टली आपके पीछे बताया था मैंने आपको। मतलब समझे कि चार्ज पार्टिकल कितने भी बड़े पाथ में रहे, m अपॉन में bq को फिक्स करने के बाद उसको हर साइकिल में टाइम क्या लगना है, सेम लगना है। अब ऐसा जब भी हो सकता है जब उसकी साइकिल तो साइकिल क्या हो जाए, स्पीड घटती बढ़ती रहे, जितनी बड़ी साइकिल रहे उतनी ज्यादा स्पीड रहे, ठीक है भैया। तो ये हो गया आपका बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन, और इस टाइम का इस्तेमाल हमें आगे भी करना है, ठीक है। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इन चीजों को ध्यान रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की, फ्रीक्वेंसी ऑफ चार्ज पार्टिकल। फ्रीक्वेंसी ऑफ चार्ज पार्टिकल। अब फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, तो फ्रीक्वेंसी का एक्चुअल मीनिंग होता है कि एक सेकंड में जितनी रोटेशन हो जाए, एक सेकंड में 2 रोटेशन हो रही है तो फ्रीक्वेंसी 2 है, एक सेकंड में 50 रोटेशन हो रही है, रोटेशन मतलब चक्कर लगाना एक पूरा, ठीक है, एक रोटेशन एक चक्कर। फ्रीक्वेंसी का मीनिंग है कि एक सेकंड में नंबर ऑफ रोटेशन कितनी हो रही है, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं भैया, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। तो नंबर ऑफ रोटेशन, नंबर ऑफ रोटेशन इन 1 सेकेंड, ये है आपका फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो चलो भैया आपको पता है टी, टी याद है, कैपिटल टी क्या था, टाइम पीरियड। कौन सा टाइम पीरियड, जो एक रोटेशन को कंप्लीट करने में लगता है, एक रोटेशन को जो टाइम लगता है उसी को हम क्या कहते हैं भैया, कैपिटल टी कहते हैं। तो वी नो क्या कि टी सेकंड में कितनी रोटेशन होती है, टी सेकंड में कितनी रोटेशन होती है, एक रोटेशन होती है। कितनी होती है, तो एक सेकंड में कितनी रोटेशन होंगी, 1/मीटी। और मैंने अभी आपको बताया कि एक सेकंड की जो रोटेशन होती है उसी को हम क्या कहते हैं भैया, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो यानी एक्चुअल में क्या है, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आपका यहां से आया कि 1/टी। अब टी की वैल्यू हमने ऑलरेडी पीछे कैलकुलेट कर रखी है, क्या थी, 1/2 पाई m अपॉन में bq। तो भैया फ्रीक्वेंसी क्या आ गया, bq अपॉन में 2 पाई m। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। और आपको बता दूं अगर टाइम पीरियड फिक्स है,
हर साइकिल को, मतलब समझे कि छोटे साइकिल में अगर 1 सेकंड में वो 4 बार घूम रहा है, तो बड़ी साइकिल में भी वो 1 सेकंड में क्या करेगा, 4 बार ही घूमेगा। कंडीशन क्या होनी चाहिए, m अपॉन में बी क्यू या बी क्यू अपॉन में m का रेशियो क्या है, फिक्स रहे। समझ गया, क्योंकि फ्रीक्वेंसी भी अगर आप m अपॉन में बी क्यू कर देते हो या बी क्यू अपॉन में m कर देते हो, ये कांस्टेंट कर देते हो। इफ बी क्यू अपॉन में m को यदि आप कांस्टेंट कर दो, ऐसा कैसे कांस्टेंट हो सकता है, तो बाहर की मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज पार्टिकल को फिक्स कर दो, तो ये रेशियो क्या आएगा आपका, फिक्स ही आने वाला है। तो उस केस में आपकी देन फ्रीक्वेंसी भी क्या आएगी, कांस्टेंट आएगी। क्या आएगी, यानी नंबर ऑफ साइकिल इन 1 सेकंड कांस्टेंट रहेगी, चाहे पाथ कितना भी हो, चाहे छोटा सा साइकिल हो, चाहे 1 किलोमीटर लंबी साइकिल हो, दोनों जगह पर चार्ज पार्टिकल क्या करेगा, 1 सेकंड में उतनी ही रोटेशन करेगा। बस अंतर यही रहेगा कि बड़े वाले साइकिल में क्या होगा, तेजी से घूम के वो कंप्लीट करेगा 1 सेकंड में, और छोटे वाली साइकिल में क्या करेगा, स्लो घूमेगा 1 सेकंड में। ठीक है, उसको 1 सेकंड में बराबर रोटेशन करनी है। ठीक है, सारी चीजों का लॉजिक एक ही है। फिर आता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, आता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। कई टीचर इसको एंगुलर वेलोसिटी भी बोलते हैं, एंगुलर वेलोसिटी, और इसको ओमेगा से लिखते हैं। इसका फॉर्मूला 2 पाई अपॉन में कैपिटल टी लिखा जाता है, लेकिन कहां से आता है तो ये भी ध्यान रखना कि हम जानते हैं टी सेकंड में एक रोटेशन होती है, कितनी होती है, और एक रोटेशन में कितना एंगल होता है, 2 पाई का कितना होता है, बस इतना ध्यान रखना आपको। होता क्या इसका, एंगल सबटेंडेड बाय, एंगल सबटेंडेड बाय चार्ज पार्टिकल इन 1 सेकंड। 1 सेकंड में जितना भी एंगल सबटेंड करता है चार्ज पार्टिकल, उसी को हम क्या कहते हैं भैया, एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहते हैं या एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। तो हमें पता है टी सेकंड में कितना एंगल सबटेंड करता है, वी नो, अभी बताया ना आपको मैंने, टी सेकंड में कितना करता है, 2 पाई का एंगल। बराबर मत करना क्योंकि दोनों क्वांटिटी बराबर नहीं है। ठीक है, ये टाइम है, वो एंगल है, तो 1 सेकंड में कितना एंगल होगा, 2 पाई अपॉन में कैपिटल टी, इसी को हम क्या कहते हैं, एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। इसका फॉर्मूला यहां से आ गया। तो ओमेगा इक्वल्स में क्या हुआ, 2 पाई अपॉन में कैपिटल टी, और कैपिटल टी की वैल्यू हमने ऑलरेडी पीछे कैलकुलेट कर रखी है, 2 पाई अपॉन में 2 पाई एम अपॉन में बी क्यू। 2 पाई से 2 पाई क्या हुआ, तो बी क्यू अपॉन में एम आ गया। अच्छा, आपने यहां पर एक चीज और देखी होगी, ये जो फ्रीक्वेंसी है वो मास की इनवर्सली आ रही है। क्यों, क्या मतलब है, मास बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, मतलब 1 सेकंड में रोटेशन कम हो जाएगी। देखिए भैया, मास बढ़ने से आपको बता दूं एक्सेलरेशन क्या होता है, कम हो जाता है। एक्सेलरेशन कम हो जाएगा तो वेलोसिटी क्या होगी, कम हो जाएगी। स्लो रोटेट करेगा 1 सेकंड में, जो पहले तेज कर रहा था कम मास पे, अब वो स्लो रोटेट करेगा तो साइकिल भी क्या होगी, कम ही हो जाएगी 1 सेकंड में। तो ध्यान रखना, मास बढ़ने से इंपैक्ट पड़ता है। बिल्कुल सेम ओमेगा के साथ भी है, यानी एंगुलर फ्रीक्वेंसी के साथ भी अगर आपका मास बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा, कम होगा। एक्सेलरेशन कम होने से उसकी वेलोसिटी क्या होगी, कम हो जाएगी। अब 1 सेकंड में पहले वो 4 रोटेशन करता था, अब कम करेगा, तो जाहिर सी बात है 1 सेकंड का एंगल भी क्या होगा, कम ही हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आता भी आपका काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल। काइनेटिक एनर्जी ऑफ एनर्जी ऑफ पार्टिकल क्या निकालते भैया, काइनेटिक एनर्जी किसकी, जो चार्ज पार्टिकल घूम रहे हैं ना उसकी काइनेटिक निकाली जा रही है। ठीक है, तो भैया कैसे निकालेंगे, तो काइनेटिक होती क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर है, यही होती है, हाफ एम वी। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल अभी मैंने पीछे निकाला, बी क्यू आर अपॉन में एम, है ना। तो देन काइनेटिक क्या होगी, हाफ एम बी की वैल्यू क्या होगी, बी क्यू आर अपॉन में होल स्क्वायर। तो काइनेटिक क्या होगी, हाफ एम बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन में एम स्क्वायर। एक एम से एक एम का और कट मर गया, तो काइनेटिक क्या होगी, बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन में 2m, है ना। हम देख रहे हैं यहां पर कि काइनेटिक जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के स्क्वायर के डायरेक्टली है, काइनेटिक जो है वो चार्ज के स्क्वायर के डायरेक्टली है, और काइनेटिक जो है वो रेडियस के स्क्वायर के डायरेक्टली है, और काइनेटिक जो है वो मास के
इनवर्सली। अब ऐसा कैसे होता है, अगर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी, ध्यान दीजिएगा, अगर बी ज्यादा होगा तो जाहिर सी बात है सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, ज्यादा लगने लगता है। और अगर किसी चार्ज पार्टिकल पे खिंचाव या किसी भी चीज पे खिंचाव बढ़ जाता है तो उसकी स्पीड क्या होती है, बढ़ जाती है। अब देखो जब आप किसी पत्थर को घुमा रहे हो रस्सी में बांध करके और आपके हाथों पे कम खिंचाव लग रहा है, मैंने इसे घुमाना चालू किया और मेरे हाथों में कम खिंचाव, तो उसकी स्पीड क्या होगी, कम होगी। लेकिन अगर मैं इसकी स्पीड बढ़ा तो मेरे हाथ में खिंचाव भी क्या होगा, बढ़ेगा। यानी सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ने से घूमने वाली चीज की स्पीड भी क्या होती है, बढ़ जाती है। तो भैया फोर्स बढ़ा, कौन सा फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो भैया वेलोसिटी भी क्या होगी, बढ़ गई। और जैसी वेलोसिटी बढ़ी तो भैया आपको पता ही है काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, इंक्रीज कर जाएगा। समझ गए। अब इसका क्या इंपैक्ट होता है, तो बिल्कुल इसका सेम इंपैक्ट है कि चार्ज बढ़ा, चार्ज बढ़ेगा तो भैया फोर्स बढ़ेगा, फोर्स बढ़ेगा, फोर्स बढ़ेगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी, और वेलोसिटी के बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी भी क्या होती है, रेडियस। आपको अभी पीछे बताया मैंने, रेडियस बढ़ेगा तो बड़ा पाथ होगा, बड़े पाथ को कवर करने के लिए उसकी स्पीड अपने आप क्या होती है, प्रोवाइडेड दैट बी क्यू अपॉन में एम का रेशियो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो रेडियस बढ़ी, रेडियस बढ़ी तो भैया वेलोसिटी बढ़ी, वेलोसिटी बढ़ी तो भैया क्या होगा, काइनेटिक बढ़ेगी। अब जानते, अच्छा मास बढ़ेगा तो क्या होगा, मास बढ़ेगा तो यही सी बात है, आपको पता है एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एक्सेलरेशन क्या होगा, कम हो जाएगा। एक्सेलरेशन कम होते के साथ ही वेलोसिटी कम हो जाएगी, और वेलोसिटी कम होते के साथ ही काइनेटिक क्या होगी, कम हो जाएगी। क्लियर कंडीशन नहीं, ठीक है भैया। तो इस इन सारों का इस तरीके से इंपैक्ट पड़ता है, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन केस नंबर फर्स्ट खत्म हो गया आपका, कि जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के कैसे घूम रहा है, परपेंडिकुलर घूम रहा है। केस नंबर सेकंड चालू हो रहा है, केस नंबर सेकंड। अब इस केस के लिए अगर बच्चे ऑफलाइन होते तो ज्यादा समझ आता। केस नंबर सेकंड, ठीक है। इस बारी चार्ज पार्टिकल जो है अभी बैठेगा, अब नहीं जाएगा, तो नवाब नहीं है, बढ़िया, ठीक है। अब आपका जो केस सेकंड है वो ये बोल रहा है भैया कि आपका जो चार्ज पार्टिकल है वो इस बारी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर नहीं जा रहा। मैग्नेटिक फील्ड में है लेकिन परपेंडिकुलर नहीं चल रहा। परपेंडिकुलर नहीं चल रहा तो कैसे चल रहा है, तो भैया कुछ एंगल से चल रहा है। वो एंगल ना तो 180 डिग्री है, ना ये 90 डिग्री है, ना ही 0 डिग्री है, वो उनके बीच का एंगल है। समझ गया। तो मैंने कहा भैया ये है आपकी मैग्नेटिक फील्ड, ये है आपकी वेलोसिटी, और ये जा रहा है इससे। चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड किधर है, ठीक है, एक्स के अलाउंग। मैग्नेटिक फील्ड किसके अलाउंग है, एक्स के अलाउंग। मैग्नेटिक फील्ड आपकी एक्स के अलाउंग। अब वेलोसिटी इस तरीके से, तो दोनों के बीच में चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी इस तरीके से। तो चार्ज पार्टिकल ये रहा, चार्ज कितना हुई है उसके ऊपर क्यू। अब ये ऐसे आ रहा तो आपको पता है वेलोसिटी के दो कंपोनेंट में क्या होगा, v cos थीटा, और दूसरा क्या होगा, v sin थीटा। अभी मैंने आपको एक बात बताई थी क्या, कि जो कंपोनेंट मैग्नेटिक, देखिए पीछे वाले डायग्राम में मैग्नेटिक फील्ड कहां थी, इनवर्ड थी, और चार्ज पार्टिकल कहां घूम रहा था, एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे। यानी इस केस में, उस केस में मैग्नेटिक फील्ड के चार्ज पार्टिकल क्या था, चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी परपेंडिकुलर थी, याद है, एक्स एक्सिस पे घूम रहा चल रहा था या फिर वो वाई एक्सिस पे चल रहा था। और मैग्नेटिक फील्ड थी आपकी जेड एक्सिस पे, अंदर थी ना, अंदर मैग्नेटिक फील्ड, इसका मतलब जेड एक्सिस पे थी, ठीक है। तो उस केस में मैग्नेटिक फील्ड के वेलोसिटी क्या थी, परपेंडिकुलर थी। मैग्नेटिक फील्ड के वेलोसिटी क्या थी, अब पाथ कैसा आया था, सर्कुलर। कैसा आया था, परफेक्टली सर्कुलर। इस केस में चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल बना रहा है, कितना, थीटा। और उस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट है, पहला क्या है, v cos थीटा, जो कि मैग्नेटिक फील्ड के साथ में, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, और दूसरा कंपोनेंट है v sin थीटा, जो कि मैग्नेटिक फील्ड के क्या है, परपेंडिकुलर है। और अभी मैंने केस में बताया कि जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर घूमता है तो उसका पाथ सर्कुलर होता है। क्या होता है, तो बताओ यहां पर v sin थीटा की वजह से पाथ सर्कुलर में हुआ है या v cos थीटा की वजह से पाथ सर्कुलर में हुआ है। तो भैया मैंने बोला जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा उसी की वजह से पाथ कैसा होगा, सर्कुलर होगा। अब यहां पर है कौन मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर,
v sin थीटा। तो इसलिए ध्यान रखना कि v sin थीटा की वजह से पाथ कैसा होगा, सर्कुलर। यानी v sin थीटा की वजह से जो फोर्स आ रहा है वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, और उस सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से चार्ज पार्टिकल आपका कैसे घूम रहा है, सर्कुलर। लेकिन यहां पर एक समस्या और है कि वो चार्ज पार्टिकल उसी सर्कल में नहीं घूम रहा, वो आगे भी बढ़ रहा है। किसकी वजह से, v cos थीटा की वजह से। v cos थीटा उसको सर्कल में, v sin थीटा सर्कल में घुमाएगा, लेकिन v cos थीटा क्या करेगा, उसको उस लोकेशन, उस सर्कल में ही नहीं घूमने देगा, उसको आगे भी ले जाएगा। तो आपको याद होगा यहां पर, वैसे भी आपने नॉर्मल लाइफ में देखा होगा कि अगर आपका पार्टिकल सर्कल मोशन में भी कर रहा है, सर्कुलर मोशन में भी कर रहा है, सर्कल भी बना रहा है, और साथ साथ में वो आगे भी बढ़ता जा रहा है, तो उसका पाथ कैसे हो जाता है, हेलिकल शेप का। कैसे हो जाता है, हेलिकल शेप का। जैसे आपका सोलर सिस्टम घूमता है, ठीक है, जैसे आपका सोलर सिस्टम घूमता है, ये होता है आपका सन और ये होती है आपकी अर्थ, इसके चारों घूमती है ऐसे करके, सन आगे बढ़ता रहता है, अर्थ भी ऐसे करके क्या होती है, चलती है। तो बिल्कुल यही शेप बनने वाली है आपकी इस चार्ज पार्टिकल की, ठीक है। तो अब देखते हैं ये कैसे होगा। तो यहां पर है, अब इसकी वजह से और इसकी वजह से जो फोर्स आएगा वो इस तरीके से आएगा, ठीक है। और ये फोर्स, दिस फोर्स एक्ट टुवर्ड्स दी, ये फोर्स, ये किसकी वजह से आ रहा है, ड्यू टू v sin थीटा की वजह से, और एक्ट टुवर्ड्स दी सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ। तो ये कहां लग रहा है, फोर्स वाला, अबाउट एफ के बारे में बात कर रहा हूं। तो किसकी वजह से आ रही है, v sin थीटा की वजह से। कहां लग रहा है ये, कहां लग रहा है ये, एक्ट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ की तरफ लग रहा है, ठीक है। सो इट प्रोवाइड, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ये फोर्स किसके बराबर होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स के किसके बराबर होगा। तो इसकी वजह से, समझ गया, ये कैसे घूमेगा, नेचर ऑफ पाथ ड्यू टू इट, नेचर ऑफ पाथ ड्यू टू दिस फोर्स, फोर्स क्या होगा, सर्कुलर, क्या होगा, सर्कुलर, ठीक है भैया। तो मतलब ये फोर्स क्या करेगा, सेंटर की तरफ लग रहा है और ये घूम जाएगा, ये देखो ये लग रहा है सेंटर में ना। लेकिन यहीं पे एक समस्या है कि ये भी है, ये क्या करेगा, चार्ज पार्टिकल को पूरा सर्कल नहीं कंप्लीट करने देगा। वो क्या करेगा, इसकी वजह से, इसकी वजह से आगे बढ़ जाएगा। फिर ये वाला फोर्स क्या करेगा, इसको फिर गोल घुमाएगा, फिर इसकी वजह से फिर आगे बढ़ जाएगा। फिर ये फोर्स क्या कर रहा है, घुमा रहा है, v cos थीटा क्या कर रहा है, आगे ले आ रहा है। मेरी बात समझ में नहीं आई, समझ गए, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो यहां पर लिखा हुआ है कि v cos थीटा, यहां पर ये क्या आगे क्यों जा रहा है, ऐसा क्यों जा रहा है, ड्यू टू ये मोशन, इसकी मोशन क्यों हो रही है, ड्यू टू v cos थीटा, किसकी वजह से, v cos थीटा, ठीक है। v cos थीटा इसको आगे भी ले जा रहा है। v sin थीटा जो फोर्स प्रोवाइड कर रहा है वो सेंट्रीपिटल फोर्स है, और वो फोर्स को सर्कल में घुमा रहा है, लेकिन v cos थीटा उसी वक्त लग करके उसको क्या कर रहा है, आगे भी ले आ रहा है, ठीक है। तो यानी क्या होगा, तो हम कह सकते हैं ड्यू टू v sin थीटा, ड्यू टू v sin थीटा, पाथ क्या है, पाथ ऑफ चार्ज क्या है, सर्कुलर, पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल इज सर्कुलर, और v cos थीटा की वजह से कैसा है भैया, पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल कैसा है, लीनियर, पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल इज लीनियर। देखो ना, v sin थीटा एक फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, जो कि क्या कर रहा है, उसको सर्कल में घुमाएगा, क्योंकि वो फोर्स कहां लग रहा है, अपने आप सेंटर की तरफ। और v cos थीटा उसको क्या कर रहा है, लगे हाथ आगे बढ़ा रहा है, तो पाथ कैसा हो गया, सर्कुलर। तो ध्यान रखना, हियर सर्कुलर भी है पाथ, प्लस लीनियर भी है, दोनों मिलकर के क्या हो जाएंगे, हेलिकल, क्या होंगे, हेलिकल पाथ बन जाएंगे, स्प्रिंग जैसा। कैसा, स्प्रिंग जैसा, समझ गए, समझ गए। तो ये होगी आपकी, ठीक है।
अब इसमें कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। अच्छा, घुमा कौन रहा है? v साइन थीटा, उसकी वजह से जो फोर्स आ रहा है, तो इसमें जो भी कैलकुलेशन होगी वो सब क्या होगी, v साइन थीटा को एक एक होगी, ठीक है। तो v cos थीटा ज्यादा कुछ कर नहीं था, बस केवल उसको आगे ले जा रहा है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे एक डायग्राम बनाऊं, तो ये घूम क्यों रहा है? v साइन थीटा की वजह से। किसकी वजह से? और ये आगे क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि किसकी वजह से? v cos थीटा की वजह से। v cos थीटा की वजह से, ठीक है। आगे बढ़ रहा है v cos थीटा की वजह से, और घूम रहा है v sin थीटा की वजह से, तो हेलिकल पाथ हो गया, ठीक है। अब कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो हेयर v sin थीटा जो है वो परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के। सो जो मैग्नेटिक फोर्स होगा, जो कहो जो मैग्नेटिक फोर्स होगा, सो मैग्नेटिक फोर्स यानी F जो होगा वो किसके बराबर आएगा? बी क्यू वी साइन थीटा के बराबर आएगा इस बार। और दिस फोर्स एक्ट टुवर्ड्स दी, दिस फोर्स एक्ट टुवर्ड्स दी, towards the center of, towards the center of helical path, so it provide centripetal force, ठीक है। तो यानी फोर्स किसके बराबर होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स के। और फोर्स क्या है? बी क्यू बी साइन थीटा। और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? एम बी। किस वेलोसिटी से घूम रहा है? सर्कुलर पाथ में। मैं सर्कुलर पाथ की बात कर रहा हूं, तो सर्कुलर पाथ में किस वेलोसिटी से घूम रहा है? वी साइन थीटा के साथ। फोर्स कहां लग रहा है? सेंटर की तरफ। मैं सर्कुलर पाथ की बात कर रहा हूँ, लीनियर की बात नहीं कर रहा। लीनियर की वजह से तो आगे बढ़ रहा होगा, इससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो वेलोसिटी क्या है? वी साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में क्या? रेडियस। रेडियस को स्मॉल आर से लिखते हैं, एम वी साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में रेडियस, ठीक है भैया। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ठीक है। अब देखिए इससे अलग अलग कैलकुलेशन करूंगा। पहला क्या है? कैलकुलेशन ऑफ आर। रेडियस की कैलकुलेशन कर रहा हूँ, जिस पाथ में घूम रहा है, हेलिकल पाथ या सर्कुलर पाथ कह सकते हो। तो जो सर्कुलर पाथ की रेडियस होगी वही यहाँ पर हेलिकल पाथ की भी रेडियस होगी, ठीक है। तो बी क्यू बी साइन थीटा अपॉन में एम बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या हुआ? आर। तो ये पूरे से पूरा क्या हुआ? कैंसिल हो गया। तो आपका आर क्या आएगा? एम बी साइन थीटा अपॉन में बी। यानी आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो रेडियस है ना, जब एंगल से घूमेगा, मैग्नेटिक फील्ड के साथ कुछ एंगल बना के घूमेगा, तो उस केस में एंगल पे भी डिपेंड करेगा। अगर मैं बात करूं साइन 90, इफ थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री बोलो, तो पीछे वाला केस कर रहा हूं मैं सीधा, जहां पर मैग्नेटिक फील्ड की वेलोसिटी क्या थी? परपेंडिकुलर थी। तो वहां पर जो आपका रेडियस आएगा सीधा आएगा एम बी अपॉन में बी क्यू। और ये क्या होगा? मैक्सिमम रेडियस होगी। लेकिन अगर मैं कह दूं थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, यानी आपकी मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी दोनों एक दूसरे क्या है? पैरेलल है, तो उस केस में रेडियस क्या आएगी आपकी? 0, मतलब घूमेगा ही नहीं। क्योंकि अगर मैग्नेटिक फील्ड की वेलोसिटी आपकी पैरेलल रहेगी, तो उस केस में मैग्नेटिक फोर्स आएगा ही नहीं। फोर्स नहीं आएगा तो एक्सीलरेशन क्या रहेगा? 0। और एक्सीलरेशन 0 का मतलब है चार्ज पार्टिकल उसी जगह पे सीधा सीधा भागता जा रहा है। क्योंकि सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन होता है। सर्कुलर मोशन में हर एक पॉइंट पर एक्सेलरेशन होता है, क्योंकि हर पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होती है? चेंज होती है। और हर पॉइंट पर वेलोसिटी चेंज होने का मतलब क्या होता है? एक्सेलरेशन। यानी ऑल सर्कुलर मोशंस आर एक्सेलरेटेड इन नेचर। तो पीछे जो सर्कुलर मोशन हो रही है, जिसकी रेडियस आपने कैलकुलेट की है, वो जब ही तक रहेगी सर्कुलर मोशन, या जब ही तक आपने रेडियस निकाल पाओगे, जब तक क्या है भैया? वो गोल गोल घूमेगा। और वो गोल गोल घूमेगा कब? जब फोर्स लगेगा। जब फोर्स ही लगेगा तो गोल गोल भी नहीं घूमेगा। और जब गोल गोल नहीं घूमेगा तो उसकी रेडियस भी नहीं होगी। तो इसलिए ध्यान रखना कि 0 डिग्री एंगल पर क्या होता है भैया? फोर्स क्या होता है? खत्म हो जाता है। एक्सेलरेशन क्या होता है? खत्म हो जाता है। नो एक्सेलरेशन, तो लीनियर पाथ क्या होगा? लीनियर पाथ। एक्सेलरेशन का 3-4 मीनिंग होता है। एक्सेलरेशन का होता है 3 मीनिंग होता है। या तो स्पीड बढ़े तो भी एक्सेलरेशन, स्पीड घटे तो भी एक्सेलरेशन, और डायरेक्शन। सर्कुलर पाथ चलता है, सर्कुलर पाथ में लगातार डायरेक्शन क्या होती है? चेंज होती है, तो भी एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन 0 है तो भैया इसका मतलब सर्कुलर पाथ में चलेंगे, यानी रेडियस क्या होगी? 0। अगला है आपका कैलकुलेशन ऑफ टाइम पीरियड। कैलकुलेशन ऑफ टाइम पीरियड, कैपिटल। तो ये हो जाएगा आपका भैया
2 पाई आर अपॉन में v। तो 2 पाई आर कितना रखा हुआ है, तो आपने देखा एम बी साइन थीटा अपॉन में बी क्यू, और किस वेलोसिटी से घूम रहा है, सर्कुलर पाथ में v साइन थीटा से। तो काटा पीटी की तो हमने देखा भैया कि यहाँ पे टाइम तो वही आ रहा अभी जो पीछे आया था, यही आया था। यानी टाइम क्या होता है, सेम रहता है, चाहे एंगल पे घूमे या ना घूमे, चाहे 90 डिग्री है, कोई से भी एंगल पे घूम रहा है चार्ज पार्टिकल, उसका टाइम क्या आएगा, सेम ही आएगा। फिर आता है फ्रीक्वेंसी, क्या आता है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी होता है 1 में डी, भी पीछे बताया था, इसको उल्टा कर दो, फ्रीक्वेंसी क्या आ गया, बी क्यू अपॉन में 2 पाई एम, सेम ही आया। फिर आता है भैया आपका ओमेगा। ओमेगा क्या होता है भैया, 2 पाई अपॉन में कैपिटल टी, ठीक है। तो ये आएगा आपका, काटा पीटी करोगे तो एम अपॉन में बी क्यू जाएगा, सेम वही है। ये सारी चीजें चेंज नहीं हुई है, बिल्कुल सेम है, तो इसमें आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है। फिर आएगा काइनेटिक एनर्जी, क्या आएगा, काइनेटिक क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वायर, तो यहाँ पर हाफ मास, और v की वैल्यू आपने निकाल रखी है ऑलरेडी, नहीं निकाली क्या, तो v निकल आएगी v साइन थीटा ना, v साइन थीटा, v साइन थीटा आप यहाँ पे निकाल सकते हो। अब इसमें एक पार्ट बचा है, ठीक है, इसकी वैल्यू निकाल लेना तो यहाँ से आपको पता लग जाएगा, ठीक है। इसमें एक पार्ट बचा है पिच। पिच क्या होता है, तो भैया जो मैंने पीछे बात कराया ना, ये वाला डिस्टेंस, इसी को हम क्या कहते हैं भैया, पिच कहते हैं। एक्स क्या है, पिच है। अब एक्स की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो यहां से यहां तक का टाइम कितना टाइम लगेगा, कैपिटल टी, क्योंकि एक साइकिल होती है, यहां से यहां पे आने में एक साइकिल हो रही है, कैपिटल टी इंटू में वेलोसिटी कितनी है भैया, v cos थीटा। तो इस तरीके से आप पिच निकाल सकते हैं, ठीक है। अगली क्लास में थोड़ा सा रिवीजन करा दूंगा इसको मैं, ठीक है, और ये पूरा टॉपिक खत्म हो गया, ठीक है। एक बार आप इस वीडियो को दोबारा देख लेना, ठीक है। ये सब दोनों टॉपिक लगभग सेम थे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, टाटा बाय।